नमस्कार दोस्तों। नीतीश और नायडू के भरोसे कब तक चलेगी सरकार? कैसे चलेगी सरकार? मजबूत सरकार चलाने वाले नरेंद्र मोदी क्या एक मजबूर सरकार के मुखिया बनने जा रहे हैं? जब एनडीए संसदीय दल के नेता के तौर पर मोदी के नाम पर मुहर लग चुकी है, तब ये सवाल लगातार हवा में तैर रहे हैं। प्रधानमंत्री पद के लिए तीसरी बार नरेंद्र मोदी की ताजपोशी होने जा रही है, लेकिन इसके साथ ही सवालों की लंबी श्रृंखला है। वो इसलिए क्योंकि बीजेपी बहुमत से 32 दूर है। 32 सांसदों की कमी एनडीए के घटक दल के तौर पर बाकी दलों ने की है, जिसमें नायडू और नीतीश की अहम भूमिका है। अब नायडू और नीतीश के बगैर मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, और मोदी अगर अपने फैसले करना चाहते हैं तो नायडू और नीतीश की रजामंदी उन्हें लेनी होगी। इसलिए बहुत सारे सवाल हैं कि अगले 5 साल क्या यह सरकार चलेगी, किन शर्तों पर चलेगी, और अगर प्रधानमंत्री मोदी जो मनमानी करने की उनकी फितरत है या मन माफिक एक तरफा फैसले लेने की उनकी फितरत है, क्या उनकी फितरत पर लगाम लग पाएगी? क्या नीतीश और नायडू की रजामंदी के बगैर प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी बड़े फैसले नहीं कर पाएंगे? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए मैंने खास तौर से आमंत्रित किया विनोद शर्मा जी को। हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर हैं। खास बात यह है कि नीतीश कुमार और नायडू को करीबी पत्रकार के तौर पर या एक पत्रकार के तौर पर नीतीश कुमार और नायडू को बहुत करीब से जानते हैं। बहुत बार उन्होंने इंटरव्यू किया है, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं, और आज भी हिंदुस्तान टाइम्स में एक बड़ा सा आर्टिकल लिखा है चंद्रबाबू नायडू के बारे में, जिसमें विनोद शर्मा ने चंद्रबाबू नायडू का पूरा पॉलिटिकल ट्रैक रिकॉर्ड और चंद्रबाबू नायडू कैसे यूनाइटेड फ्रंट के साथ थे 2 साल, देवेगौड़ा और गुजराल जब प्रधानमंत्री थे, फिर 99 में कैसे वाजपेयी के साथ आए, फिर चंद्रबाबू नायडू कैसे 2018 में एनडीए से अलग हुए, सब कुछ विस्तार से लिखा है। और नायडू की जो पॉलिटिकल लाइन है उस पर भी विनोद शर्मा ने लिखा। और नीतीश कुमार को, जैसा कि मैंने कहा, एक राजनीतिक संपादक के तौर पर, पत्रकार के तौर पर 3 दशकों से ज्यादा वक्त से जानते हैं। तो मैं जरा आज समझने की कोशिश करूंगा जो ये कयास, अनुमान, आशंकाएं हैं, उसकी जड़ में क्या, उसकी बुनियाद क्या है। पहला सवाल तो यही है विनोद शर्मा जी, बहुत सारी तस्वीरें कल देखी, नीतीश कुमार की वो तस्वीर भी देखी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की का पांव छू रहे हैं। एनडीए संसदीय दल की बैठक में भाषण के तुरंत बाद, सिर्फ 5 महीने बड़े हैं मोदी। उन तस्वीरों के बीच और तमाम तरह के कयासों के बीच पहला सवाल यही है कि क्या नीतीश और नायडू के भरोसे सरकार ये चलती रहेगी? 5 साल चलेगी? कब तक चलेगी? देखिए, नायडू तो चलाएंगे। नायडू ने अपने लंबे कार्यकाल में आज तक कोई सरकार गिराई नहीं है, सरकारें बचाई हैं सिर्फ। लेकिन नीतीश बाबू के बारे में ये कहना मुश्किल है। पहले भी मुश्किल था, अब और ज्यादा मुश्किल है, इसलिए कि जिस तस्वीर की आप तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो झुक के माननीय प्रधानमंत्री की चरण स्पर्श करना चाहते थे, वो कुछ उत्तेजना पैदा करने वाली, चिंता पैदा करने वाली तस्वीर है। क्योंकि बहुत सी बातें हम सुन रहे हैं, और मैं समझता हूं कि आमतौर पर किसी भी परिपक्व लोकतंत्र में इस पे तहकीकात हो जानी चाहिए थी, चुपचाप एक मेडिकल इन्वेस्टिगेशन हो जानी चाहिए थी, जो नहीं हुई है। और मुझे कभी कभी चिंता होती है। मैं नीतीश कुमार को बहुत लंबे अरसे से जानता हूं। जब वो उनका समता पार्टी गया बीजेपी की तरफ, उस समय से और उससे पहले से मैं जानता हूं। मेरे मन में बड़ी इज्जत है उनके लिए। और एक जमाने में अजीत में उनको बोला करता था कि ये भारत की सोशल जस्टिस मूवमेंट के सबसे बेस्ट फिनिश प्रोडक्ट है। ये भारत की राजनीति के अमोल पालेकर हैं या फारूक शेख हैं कि बिना बैंड बाजा के इनकी बारात घर तक पहुंच जाती है और दुल्हन ब्याह के ले आती है, जीत लेते हैं। कोई लंबी बात, चौड़ी बातचीत नहीं होती, आतिशबाजी नहीं होती, जैसे नरेंद्र भाई के टाइम में हो रही है। तो मेरा ये मानना है कि नीतीश कुमार आज के दिन, ये प्रश्न ये है कि क्या वो अपने स्वयं के कंट्रोल में है, या ही इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय सम ऑफ हिज क्लोज एडवाइजर्स। इस सवाल पे बहस होनी चाहिए, और बहस नीतीश बाबू के हित में होनी चाहिए, बिहार के हित में होनी चाहिए, और भारत की राजनीति और भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के हित में होनी चाहिए। क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रावधान है कि भाई जब तक ही नेता को राज करना चाहिए जब तक वो सक्षम है राज करने में। तो ये एक सवाल है, ये मैं आपके प्रोग्राम के जरिए जनता के एरिना में रखना चाहता हूं। इस पे बहस हो जाए तो अच्छा रहेगा। और इसमें
बिहार के लोग बेहतर बहस करेंगे, उनके साथी बेहतर बहस करेंगे, और कुछ मेडिकल प्रोफेशनल्स भी अच्छी बहस करेंगे। ये जो रही आपने बात सवाल, ये जो बात आपने कही मेडिकल प्रोफेशनल, बहुत सारे लोग मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं और मेडिकली फिट हैं या नहीं इसकी बात करें, इसके आधार क्या है? बहुत सारी कहानियां हवा में तैरती है। क्या कल पैर छूने से कुछ चीज निकली या पहले से भी बहुत सारी कहानियां जैसे बिहार से आ रही है? देखिए, मैंने कुछ लोगों से जो नजदीकी हुआ करते थे उनके उनसे सुनी है, और मैं उनके नाम नहीं बता सकता। और मैंने कल एक ट्वीट भी किया था कि ये उनकी जो कॉग्निटिव फैकल्टीज है वो कितनी स्टेबल है। मैंने सिर्फ इतनी बात पूछी। मैं देखिए, इसमें हम एक लाइन से आगे नहीं जा सकते। बिल्कुल। राजनीति में कुछ हमको व्यावहारिक होना है। हमको कोई ऐसी बात नहीं कहनी है जो उनकी शान में गुस्ताखी हो। उनका एक लंबा सार्वजनिक जीवन रहा है। वो बड़े नेता हैं, और बड़ी इज्जत से, बड़ी माजरत से हाथ जोड़कर मैं ये बातें कह रहा हूं, क्योंकि किसी ना किसी को तो घंटी बांधनी है ना। somebody has to bell the cat। और मैं वही कोशिश कर रहा हूं, और मैं अपेक्षा करता हूं कि ये मैं जो कह रहा हूं वो गलत है, और ये सब जो अंदेशे हैं वो गलत है। इसीलिए मैं कहता हूं कि कॉग्निटिव फैकल्टीज में अगर कोई नेता अपनी कॉग्निटिव फैकल्टीज के कंट्रोल में नहीं है, या कभी कभी कंट्रोल उसके हाथ से निकल जाता है, तो वो एक ऐसा इशू है जिसपे इस देश में बहस होनी चाहिए, भले ही वो नेता किसी भी पार्टी का हो। ये जो आप कह रहे देखिए, हैं कॉग्निटिव फैकल्टी, अमेरिका में बड़े स्तर पे बहस हो रही है। बाइडेन पे लोग कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप पे लोग कह रहे हैं। जब जब वृद्धावस्था में के नजदीक आ जाते हैं नेता, तो उस वक्त कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके चलते वो वहां भी लोग बहस करते हैं और पूछते हैं सवाल कि इज ही फिट टू गवर्न। दैट्स द क्वेश्चन अमेरिकन आस्क। बाइडेन के बारे में उसको बोलता है स्लीपी जो, डोनाल्ड ट्रंप बोलता है स्लीपी जो, और वो उसको डोनाल्ड ट्रंप को कुछ नाम देके बुलाते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी 2-3 गलतियां ऐसी की हैं जिससे लगता है कि वो उस वो जो डिजेनरेट होती है बॉडी। देखिए, बॉडी मशीन की तरह है, पुरानी हो जाती है। तो उसमें जब आपकी मेंटल फैकल्टीज में प्रश्न उठता है, आप शारीरिक तौर पर कमजोर हो सकते हैं, लेकिन अगर इफ यू आर मेंटली स्ट्रांग और मेंटली एजाइल, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सवाल मैं समझता हूँ इसका निवारण होना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। लेकिन जैसे जैसे दर्शकों के लिए, मतलब जो हमारे दर्शक हैं हिंदी के, उनको समझने के लिए इसकी व्याख्या कैसे करते हैं आप जो कह रहे हैं? मतलब क्या नहीं, होता है इसके दायरे में, इस फिटनेस के दायरे में, या इसमें क्या चेक होना चाहिए, क्या इसमें संदेह आशंका रहती है? मेरा ये मानना है कि एक मेडिकल बोर्ड बैठना चाहिए। अब हम्म। प्रधानमंत्री ने स्वयं नवीन बाबू पे मेडिकल बोर्ड मांगा है। हाँ। मांगा था कि नहीं? हाँ, बिल्कुल मांगा था, जब पांडियन साथ में थे पोडियम हाँ, पर और उनके हाथ हाँ, हिल रहे थे, कांप हाँ। रहे तो थे जो जो उसको। जो नवीन हाँ। पटनायक पे लागू होता है, हाँ। वो हर किसी पे लागू होता है। और ये सलाह तो माननीय प्रधानमंत्री की स्वयं की सलाह है। तो मैं उसी को बात को आगे बढ़ाते हुए ये कह रहा हूं, और मेरा ये तात्पर्य नहीं है कि मैं किसी भी अरेंजमेंट को डिस्टर्ब करूं या किसी भी शख्सियत पे आक्षेप लगाऊं, उनकी शान में गुस्ताखी करूं। मैं सिर्फ आउट ऑफ कंसर्न बोल रहा हूं, क्योंकि नीतीश बाबू, मैं समझता हूं उनका स्नेह मुझे मिला है काफी बरसों, और वो एक अच्छे व्यक्तित्व के मालिक हैं, और ईश्वर करे कि जो भी हम कह रहे हैं वो गलत निकले। चलिए, अब जरा हम उससे बाहर आएंगे और मैं सिर्फ इतना बता दूं कि बहुत सारे किस्से कहानियां पटना से छन छन कर आती है नीतीश कुमार के बारे में। कभी भूल जाते हैं, कभी कोई अधिकारी आया उसके साथ उनका जो बर्ताव होता है, या कभी किसी मीटिंग में उन्होंने कह दिया होम मिनिस्टर को बताओ, बुलाओ, तो पता चला आप ही होम मिनिस्टर हैं। और बहुत सारी चीजें वहां से छन छन कर आती रही है। और उसके बीच विधानसभा में नीतीश कुमार का वो भाषण सेक्स एजुकेशन को लेकर, उन सब के बीच बहुत सारी कहानियों, उन्हीं का जिक्र विनोद शर्मा कर रहे हैं। लेकिन चलिए, ये फिटनेस का सवाल है, हेल्थ का सवाल है, इस पर जाहिर है हमें बहुत ज्यादा इस पर अपनी तरफ से आकलन कयास नहीं लगाए जाने के। हमारी भी एक सीमा और मर्यादा है, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ। एक नेता के तौर पर मैंने भी उनको देखा है करीब करीब 34 साल से, अगर मैं याद करूं। पहली बार नीतीश कुमार से मैं मिला था 89 में,
जब बीपी सिंह की सरकार में उप मंत्री थे शायद, अगर मुझे ठीक से याद है, कृषि में तब उप मंत्री हुआ करता था। और उसके बाद भी देखा हमने रेल मंत्री रहते हुए और अलग अलग कृषि मंत्री, रेल मंत्री सब। तो लेकिन हाल के दिनों में ये सारे सवाल उठे हैं जिसका जिक्र विनोद शर्मा ने किया। अब सवाल ये विनोद शर्मा जी, जैसे आपने कहा रिलायबल एलाय कौन होता है जिससे सरकारें चलती है। चंद्रबाबू नायडू पर हम आगे आते हैं। नीतीश कुमार को लेकर भरोसा करना मुश्किल है क्योंकि उन्होंने इतनी पलटियां मारी है, इतनी बार पलटी मारी है। पिछले 3 साल में देखेंगे तो जो उनके जैसे बयान है, मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन उनके साथ नहीं जाऊंगा, जमीन में मिल जाऊंगा लेकिन उनके साथ नहीं जाऊंगा, ऐसे बहुत सारे, वो मर जाऊंगा लेकिन उनके साथ नहीं जाऊंगा जैसे बयान, और इन बयानों के बाद 2 बार पलटना और फिर पलट के जाना। तो इसकी रिलायबिलिटी पर अगर देखें तो क्या आपको इसमें शक सुबह है कि ये 5 साल चलेंगे? क्योंकि नीतीश कुमार ने कल जिस तरह की बात कही है, एनडीए की पक्षधरता और जल्दबाजी, हम तो चाहते थे कि आज ही बन जाए, लेकिन आप जब बनना चाहें, और हम तो आप जो भी कहेंगे करेंगे, हम तो आपके हर फैसले करेंगे, और वो सब जीतेंगे भी नहीं, थोड़े बहुत दाएं बाएं जो जीत गए। मतलब उन्होंने अपनी निष्ठा का परिचय उस तरह से वो दे रहे थे नीतीश कुमार, जिससे लग रहा था अपना कद बहुत छोटा कर रहे हैं, जबकि पॉलिटिकली सीनियरिटी में मोदी से ज्यादा सीनियर, अगर पॉलिटिकली देखें, सांसद बनना, विधायक बनना या मंत्री बनना, तो वो एक कंपल्शन देखते हैं, उसके पीछे कोई वजह देखते हैं, या कोई शक है, या अगर पॉलिटिकली हम एनालिसिस करें ये लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता है? देखिए, जो कुछ उन्होंने बोला, मुझे नहीं पता, मैं आश्वासित नहीं हूं कि खुद कितना अपनी समझ में लॉजिकली आर्ग्यू करके बोला। मुझे इस बात पे थोड़ा सा शक है कि जो वो उन्होंने बोला वो सही स्थिति में बोला, और जिस तरह से जो कुछ उन्होंने किया वो सही स्थिति में किया। मेरे सवाल सिर्फ इतना ही है, उनकी टिप्पणी पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आश्वासित नहीं हूं कि वो जो उनकी टिप्पणी है वो एक सोची समझी टिप्पणी थी या आकस्मिक उन्होंने कर दी, एक्सटेम्पोर तरीके से बोल दी। लेकिन एक चीज जो इंडिकेशन उन्होंने दी कि कुछ काम बचा हुआ बिहार का, वो स्पेशल स्टेटस की बात कर रहे थे, जो उनको कभी नहीं दिया, जब बिहार को कभी नहीं दिया गया जब तक वो प्रधानमंत्री के साथ थे और खुद ही मुख्यमंत्री थे। और दूसरी बात, वो जो कास्ट सर्वे है, जो जाति की सर्वे है, उस पे भी मैं समझता हूँ विरोधाभास है उनकी लाइन में और मोदी जी की लाइन में या बीजेपी की लाइन में। और मैं ये मानता हूं कि ये पूछ लेना चाहिए और घटक दलों को, एनडीए के ये पता लगा लेना चाहिए कि नीतीश जी के सक्सेसर कौन है जेडीयू में। जिस तरह से मुस्तैदी से पता लगाने की कोशिश की कि बीजेडी के में सक्सेसर कौन थे, नवीन पटनायक के, उस तरह से मैं समझता हूं इसमें यहां भी पूछ लेना चाहिए। ये बीजेडी एक सत्तारूढ़ रीजनल पार्टी थी, सवाल बनते थे। ये भी एक सत्तारूढ़ रीजनल पार्टी है, सवाल बनते हैं, और अब इस पार्टी का शेयर केंद्र में भी हो जाएगा, तो इसलिए सवाल अहम है, बनते हैं, और इनके जवाब हमको ढूंढने चाहिए और हमें मिलने चाहिए। ये जो कहा जाता है विनोद शर्मा जी कि नीतीश कुमार के दाएं बाएं 3-4 लोग हैं, नाम भी आते रहते हैं, अशोक चौधरी से लेकर विजय चौधरी, अशोक चौधरी, एक दो संजय झा, और भी एक आध नाम है, संजय झा, अशोक चौधरी खास तौर से। तो और एक फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी है कोई। हाँ, एक फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी, सही कहा आपने। तो ये, लेकिन जैसे आप ऐसा अंदेशा जता रहे हैं कि वो जो बोल रहे थे या जो करते हैं वो भी नीतीश कुमार स्वतः नहीं कर रहे हैं, कहीं से गवर्न हो रहे हैं, ऐसा आपको लगता है? मैं इसकी डबल कंफर्मेशन चाहता हूं। हाँ, और मैं समझता हूं कि जेडीयू की तरफ से जब वो सत्ता में शामिल हो रहे हैं तो एक लिखित बयान होना चाहिए कि शर्तें क्या है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है, वो लिखा हुआ मिल जाए ना सबको। यार देश चलाना है भाई इन लोगों ने, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और जो आपने नाम लिए हैं उनमें एक नाम तो नीतीश बाबू और अरुण जेटली जी के बीच में इंटरफेस का काम करते थे, संजय झा। हाँ, हेनरी किसिंजर थे, वो एक की पैगाम दूसरे तक पहुंचाते थे। तो मेरा ये मानना है कि मैं ये आश्वासित होना चाहता हूं और मैं कंफर्म करना चाहता हूं कि दिस ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन हु इज अ वेरी गुड पॉलिटिशियन, वेरी एस्ट्यूट पॉलिटिशियन, और बहुत ही सम्माननीय व्यक्तित्व है,
उसको कोई और लोग तो नहीं कंट्रोल कर रहे हैं। अब जब वो एक बात अपने आपने अपने कही, कंट्रोल में है ना, वो ये पूछना चाहता हूं बस मैं। जो आपने कल, मैंने ही नीतीश कुमार ने पैर छूते हुए जो तस्वीर नीतीश कुमार की देखी, मैं भी थोड़ा हैरान हुआ। हालांकि ऐसी तस्वीर एक बार पहले भी हमने मंच पर देखी थी, पैर छूने की कोशिश करते हुए। तो मैंने ट्वीट किया, उसी के जवाब में आपने लिखा कॉग्निटिव फैकल्टीज काम कर रही है कि नहीं। तो अब ये सवाल लगातार अगर उठ रहा है, और उसके बाद जो आप सवाल अभी उठा रहे हैं वो एक वाजिब भी है, और उसी बीच जेडीयू की तरफ से केसी त्यागी का ये बयान दे देना कि अग्निवीर के मुद्दे पर हम चाहते हैं इसका रिव्यू हो, तो एक कॉन्ट्रडिक्शन आता है। फिर केसी त्यागी का शायद बयान आ रहा है कि नीतीश कुमार को तो पीएम का ऑफर आया था, तो पता नहीं कहां से पीएम का ऑफर आया था, क्या इंडिया गठबंधन की तरफ से दिया गया। और जब कल नीतीश कुमार का ये भाषण हो गया एनडीए की बैठक में, सब कुछ तय हो गया, फिर इस बयान का आज देने का क्या मतलब है? क्या कोई फ्लिप फ्लॉप दिखता है क्या? देखिए, एक छोटी पॉलिटिकल पार्टी जिसके 10-12 सदस्य हो, उस पार्टी का कंट्रोल कुछ लोगों के जरिए किसी और पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में नहीं जाना चाहिए। यह बड़ा प्रश्न है। इसके जवाब ढूंढने चाहिए हमको। और जो बयान दे रहे हैं वो, उनकी क्या अथॉरिटी है बयान देने की? क्या वो प्लेनिपोटेंशियरी हैं नीतीश कुमार जी के? एमिसरी हैं उनके? क्या उनके पास उनकी पावर ऑफ अटॉर्नी है कि आप जो मर्जी बोलिए? भाई अभी या क्या नीतीश कुमार ने उन्हें कह दिया था कि आप बयान दीजिए कि अग्निवीर पर हम सहमत नहीं है? नीतीश कुमार खुद नहीं बोल सकते क्या? क्या नीतीश कुमार खुद बोलने में अक्षम है कि नहीं है? सक्षम है कि नहीं है? देखिए, औरों को बयानबाजी नहीं करनी चाहिए इतने अहम मुद्दों पे सरकार बनने से पहले। देख तो लें कि सरकार में कौन लोग मंत्री रहते हैं उनके, जेडीयू के, और फिर वो मंत्री बात करेंगे, अपनी पार्टी की लाइन पेश करेंगे। लेकिन बड़ा प्रश्न यह है अजीत भाई कि क्या इतना बड़ा नेता, उसके स्वास्थ्य की चिंता हमको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? और क्या हमें उसके लगता है जरिए करनी सरकार, चाहिए। क्या उसके लिए उसके जरिए सरकार बनाना अहम है, या उसकी तीमारदारी जरूरी है? अगर उसको जरूरत है तीमारदारी की, तो ये बड़े सवाल हैं, इनका जवाब ढूंढना चाहिए हमको। मैं सिर्फ एक मुद्दा बहस के लिए, पब्लिक डिबेट के लिए पेश कर रहा हूं। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा। और यह बात इंश्योर करनी चाहिए हमको कि इनके बिहाफ पे, इनका नाम दिखा के, इनकी तस्वीर दिखा के कोई इनके नाम पर राजनीति तो नहीं कर रहा है। या नीतीश कुमार जो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, उनके कहने और करने के पीछे किसी और का नियंत्रण या कंट्रोल तो नहीं है। प्रिसाइजली, बिल्कुल। बहुत अहम बातें आपने कही विनोद जी, और यही सवाल लगातार उठते रहे हैं। अब बात हम एक बार जरा चंद्रबाबू नायडू पर जाने से पहले, 5 साल सरकार का टेन्योर है। आपने 35-40 सालों में सब कुछ देखा। हमने बीपी सिंह की सरकार के बाद चंद्रशेखर को बनते 52-54 सांसदों के साथ गिरते देखा। 96 देखा कैसे देवेगौड़ा बने और कैसे फिर गुजराल आए, फिर गुजराल हटे, और उसके बाद सरकार गिरी। हटे क्या, डीएमके के मुद्दे पर जो आपने लिखा भी आज हिंदुस्तान टाइम्स में, सरकार गिरी। फिर 13 महीने की सरकार वाजपेयी की, हालांकि उसके पहले 13 दिन भी थी, और 5 साल चल। लेकिन 2099 से लेकर 2004 तक, 2004 से 2009, 2009 से आगे तक कोई भी पार्टी ऐसी नहीं थी जिसको 206 मैक्सिमम, अगर कांग्रेस का मुझे ठीक से याद है 2009 में, तो उससे ज्यादा नंबर नहीं होते हुए भी सरकारें 5-5 साल चली। अब सवाल उठता है, यहां तो 240 है। दो बड़े दल यही है, 16 और 12 सीटों वाले, सांसदों वाले, ये बहुत अहम है। तो यहां इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन की गुंजाइश कितनी दिखती है अगर हम पिछली 3 सरकारों की तुलना करें तो? देखिए, अगर वो चंद्रबाबू नायडू को वो रिस्पेक्ट देंगे जो वो एज अ मेजर अलायंस पार्टनर डिजर्व करते हैं, और उनकी बात उनके हिसाब से सुनी जाएगी, उनके प्रांत के हित में। क्योंकि पिछली बार जब सरकार से बाहर निकले, मोदी जी की सरकार से बाहर, वो 2018 में, तो स्पेशल स्टेटस के मुद्दे पर निकले थे। चंद्रबाबू नायडू
एक पहले नेता थे आउटसाइड द एनडीए एम्बिट जिन्होंने शरेआम मोदी जी को एज प्राइम मिनिस्टर सपोर्ट किया था 2014 में। He was the first leader, so-called secular leader of a secular formation, कि जिसने प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी जी को उन्होंने सपोर्ट किया था पब्लिकली। और उसके बाद उन्होंने सरकार भी ज्वाइन की। गजापति राजू जो थे सिविल एविएशन मिनिस्टर थे मोदी जी की सरकार में, और एक और मंत्री पद था उनके पास, तो 2 मंत्री थे उनके। तो फिर उन्होंने सरकार छोड़ दी 2018 में, जब उनकी बात नहीं बनी, स्पेशल स्टेटस नहीं मिला, तो मैं और चले गए यूपीए की तरफ। फिर जब 14 के इलेक्शन हुए तो वो केंद्र में भी हार गए और प्रांत में भी हार गए। तो ये दूसरी बार, ये रिश्ता क्या कहलाता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये बना है और ये रिश्ता चलेगा। नायडू की तरफ से डिस्टर्ब नहीं होगा ये। देखिए, अगर अटल बिहारी वाजपेयी ने तीसरे अटेम्प्ट में पूरे समय काल के लिए सरकार चलाई तो उसका 40% श्रेय चंद्रबाबू नायडू को जाता है, जिसने 2002 के गुजरात के दंगों के बाद भी सरकार डिस्टर्ब नहीं की मोदी जी की, वाजपेयी अटल जी की, क्योंकि वो फैसला ले चुके थे कि सपोर्ट विड्रॉ करेंगे। और फिर उनकी बातचीत हुई फारूक अब्दुल्ला से। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर तुम सपोर्ट विड्रॉ करोगे तो हम किस मुंह से सपोर्ट दे के रखेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस किस मुंह से दे के रखेगी। तो ही अलाउड हिमसेल्फ टू बी परसुएडेड। और फिर इन्होंने जो जीएमसी बालियोगी, जिनके बेटे अभी इलेक्ट हुए हैं, हरीश बालियोगी, और उनके मंत्री बनने की बात चल रही है, उनकी एक हेलीकॉप्टर हादसे में डेथ हो गई थी, तो उनकी जगह स्पीकर नहीं दिया। तो एक तरह से थोड़ा डिस्टेंसिंग कर लिया सरकार से, लेकिन सपोर्ट विड्रॉ नहीं की। तो मनोहर जोशी बन गए स्पीकर और टीडीपी का स्पीकर नहीं रहा, और ये पावर शेयर नहीं कर रहे थे अटल जी के साथ उनकी सरकार में, जैसे कि मोदी जी के साथ 2014 में इन्होंने किया। तो मैं ये समझता हूं कि एक सीरियस पॉलिटिकल अलाय है ये। जयललिता या ममता जी की तरह नहीं है कि किसी दिन खराब मूड में बिस्तर से सुबह उठे और सरकार गिरा दें, ये उनमें से नहीं है। और ये बंदा जो है ये रीजनेबल बात मानेगा आपकी और अनरीजनेबल बात नहीं मानेगा आपकी। तो इसमें इसके लिए व्यक्तित्व परिवर्तन करना पड़ेगा बीजेपी के नेताओं को। बीजेपी के नेताओं क्या प्रधानमंत्री मोदी को अपनी शख्सियत बदलनी पड़ेगी, क्योंकि मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। नहीं, कोई बात नहीं। मैं उसका क्लैरिटी के लिए मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं कि सवाल पार्टी ही नहीं सरकार के मुखिया का है कि सरकार के मुखिया जो है नरेंद्र मोदी, उनकी फितरत नहीं रही है गठबंधन सरकार चलाने की, चाहे गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर, चाहे बीते 10 साल में। इसलिए उनकी जो फितरत है जिसमें मोदी की गारंटी, ये मोदी है, ये मोदी बोल रहा है, ये मोदी कह रहा है, अपना नाम इतना ढिंढोरा पीटना, मोदी मोदी मोदी, तो हर जगह जो मोदी मोदी है। अब वो एनडीए में जब बदलेगा तो एक चुनौती होगी खुद के लिए, प्रधानमंत्री मोदी खुद के लिए चुनौती होगी कि वो कैसे उसको आत्मसात करते हैं। जी हाँ, व्यक्तित्व परिवर्तन की जरूरत है, टेम्परामेंटल चेंज की जरूरत है। पहले न्यूक्लियर फैमिली चला रहे थे, अब संयुक्त परिवार चला रहे हैं, जॉइंट फैमिली चला रहे हैं। जॉइंट फैमिली चलाने के लिए आपको कर्ता की भूमिका निभानी पड़ती है। कर्ता की भूमिका होती है त्याग की, त्याग की भूमिका होती है कर्ता की, जब ही कर्ता को इज्जत मिलती है संयुक्त परिवार में। तो मैं ये मानता हूं कि मोदी जी कर सकते हैं, मोदी जी क्यों अपनी सरकार गिरवाना चाहेंगे, लेकिन कभी कभी नेता लोग अपनी इमेज को बनाए रखने के लिए पुरानी इमेज से ज्यादा मोहब्बत होती है और नई से नहीं हो पाती है, तो उसके दौरान गलतियां कर देते हैं। और मैं समझता हूं कि इस देश को नुकसान उठाना पड़ सकता है उस गलती का, अगर ऐसी कोई गलती होगी। 2 बातें तो हम मान के चले, किसी ना किसी तरीके से आपको आंध्र प्रदेश को एक बड़ा फाइनेंशियल असिस्टेंस देना पड़ेगा, जिससे कि अमरावती का नया जो कैपिटल बनाना चाहते हैं वो बन जाए, और जो उनको वादे किए गए थे बाइफर्केशन के दौरान तेलंगाना से,
वो वादे कुछ हद तक पूरे हों। देखिए 2018 में 2015 में अमरावती में उन्होंने फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी की थी अमरावती की, और माननीय प्रधानमंत्री को बुलाया था और वहां चंद्रबाबू नायडू ने, जो कि मैंने आपको बताया बड़ा रीजनेबल आदमी है, उसने एक बड़ा अहम पॉइंट रेज करते हुए अपनी डिमांड की पैरवी की थी। उसने कहा था, माननीय प्रधानमंत्री, आंध्र प्रदेश एक अकेला प्रांत है साउथ का जिसके पास कोई रेवेन्यू जनरेटिंग सेंटर नहीं है। हमने जो हैदराबाद बनाया था वो तो तेलंगाना के पास चला गया, कर्नाटक के पास बेंगलुरु है, तमिलनाडु के पास मद्रास है, केरला के पास तिरुवनंतपुरम है। ये सब रेवेन्यू जनरेटिंग सेंटर्स है। हैदराबाद, आंध्र प्रदेश के पास तो कुछ है ही नहीं। तो हमको एक रेवेन्यू जनरेटिंग सेंटर चाहिए और हम उसके चलते अमरावती बनाना चाहते हैं एज अ मॉडर्न स्टेट कैपिटल। तो लेकिन प्रधानमंत्री वहां पर वो जमीन, कुछ मिट्टी ले गए थे पार्लियामेंट से और कुछ पानी ले गए थे, वो दे के आ गए और कुछ दिया नहीं उन्होंने। तो उसके चलते 18 में वो सरकार छोड़ दी उन्होंने उनकी और वो बाहर निकल आए। तो मेरा ये मानना है कि ये काम किया जा सकता है, लेकिन इसमें संजीदगी दिखानी पड़ेगी और इसमें बराबरी का रिश्ता रखना पड़ेगा अपने अलाइज के साथ। छोटे बड़े का रिश्ता नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि और अपनी आदतें बदलनी पड़ेगी। देखिए, चोरी और हेराफेरी नहीं चलती है कोलिशन पॉलिटिक्स में। तो अगर कोई कोशिश इन छोटी पार्टियों को तोड़ने की तो फिर मामला बहुत बिगड़ जाएगा। ये पार्टी बड़ी छोटी छोटी है, 12, एक के पास 12 है और एक के पास 16 है। तोड़ने में क्या टाइम लगता है? और 4 दूनी 8 चाहिए, 2/3 से भी अगर दल बदल होता तो 8 चाहिए। तो तोड़ने में बड़े अभ्यस्त इनके पास कलाकार हैं। भारतीय जनता पार्टी के भीतर बहुत अभ्यस्त कलाकार है ना तोड़ने वाले। तो वो काम नहीं होगा। What you need is not people who have to bring a building down. You need masons who have to create a building. मेसनरी वर्क होता है कोलिशन, तोड़फोड़ नहीं होता है। थोड़ा थोड़ा क्रैक है वो उसको भी रिपेयर करने का काम होता है कोलिशन। तो कोलिशन मेकिंग इज अ वेरी सीरियस अफेयर। एक मुहावरा का इस्तेमाल किया, चोरी और हेराफेरी नहीं चलेगी। लेकिन ये अंदेशा बहुत सारे लोगों को लगता है, जो बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की जो फितरत है, छोटी पार्टियों को तोड़ना, तोड़कर मिला लेना, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करना, जो इतने सालों में हुआ है, खासतौर से सेकंड टर्म में ज्यादा। तो ये 200 उनकी पहली प्रायोरिटी होगी कि कैसे अपना 272 पूरा करें ताकि डिपेंडेंसी कम हो जाए, कैसे 32 एक्स्ट्रा आ जाए। अब उसके लिए नजर हो। हाँ अजीत एक बात तुम्हें बताना चाहता हूं। चंद्रबाबू और नीतीश इंडियन अलायंस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको जानते हैं, उनके साथ काम कर चुके हैं। वो उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई के साथ नहीं रहेंगे, उसकी इजाजत नहीं देंगे। वो आंख की शर्म रखने वाले नेता हैं लोग। मैं नायडू जी के बारे में खासकर ये कह सकता हूं आपको, ये व्यक्तित्व तो आंख की शर्म रखता है। इसकी पत्नी के खिलाफ जब कुछ गलत भाषा इस्तेमाल हुई आंध्र प्रदेश की असेंबली में, तो रो पड़ा फूट के वहां पर। वो इंसान है, ज़ॉम्बी नहीं है, प्रोग्राम्ड कंप्यूटर नहीं है। इससे बात करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इंसान से बात कर रहे हो, जो हु हैपेंस टू बी इन पॉलिटिक्स। कई लोग ऐसे हैं कि आप मिल के आते हो, आपको लगता है तो राजनेता से बात कर रहे हैं, इसके भीतर का इंसान कहाँ है? लेकिन इसका इंसान नजर आता है सामने। तो इसलिए आपने एक लंबा आज बियॉन्ड द न्यूज जो आपने लिखा है कॉलम पिक ऑफ द डे, उसमें लंबा आपने उसके बारे में लिखा है, चंद्रबाबू नायडू के बारे में। मैंने पढ़ा है उनके बारे में, जिसमें पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने लिखा, चंद्रबाबू नायडू इज ए मेकर नॉट ए डिसरप्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पहली लाइन में एक तरह से आपने उनकी पूरी पर्सनालिटी को जज किया है। डिसरप्टर नहीं है, मेकर है। और आप बता भी रहे हैं कोई सरकार नहीं गिरी। लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू की जो पॉलिसीज हैं, या चंद्रबाबू नायडू की पॉलिसी, मैं तो उसको सकारात्मक देखता हूं कि मुस्लिम्स को लेकर जो प्रोटेक्टिव हैं, अल्पसंख्यकों को लेकर जो उनका नजरिया है, और उनके भाषण के कुछ टुकड़े भी देखे मैंने जो वायरल हो रहे हैं। जो उनका बेटा है, उनका जो एमएलए है, उनका भी आज मैंने वीडियो देखा, इंटरव्यू,
वो जो प्रोटेक्टिव तरीका है लीडरशिप का होना चाहिए इस दौर में, जैसे अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है, कहीं वो भी बीच में अड़चन और पेचीदगी आएगी क्या? क्योंकि उनका मैनिफेस्टो कहता है 4% आरक्षण, उनका मैनिफेस्टो कहता है मुसलमानों के लिए नया हज हाउस, कब्रिस्तान और ईदगाह के लिए जगह आवंटित करना, इमामों को 10,000 सैलरी देना। ये सारी वो चीज है उनके मैनिफेस्टो में जिससे बीजेपी हेट करती है, और मोदी लगातार मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ ही कैंपेन कर रहे थे। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन, जो मर्जी बीजेपी करती हो, जो मर्जी उसके नेता सोचते हो, मैं तो आपको बात करते हुए उनकी तरफ तो एक ही बात उनको कहना चाहूंगा। देखिए, ऐसे दोस्ती होती है ना, फ्रेंडशिप इज ऑन एज इज वेयर इज बेसिस। इट इज लाइक बाइंग अ सेकेंड हैंड कार। पिछला टायर पंक्चर है तो पंक्चर है, खरीदनी है तो खरीदो, तो आगे बढ़ो। तो जो दोस्ती होती है उसमें इफ आई लव यू फॉर योर क्वालिफिकेशंस, आई आल्सो हैव टू लव यू फॉर योर डिसक्वालिफिकेशंस। कोलिशन ये है, उसमें हर चीज तो आपकी पार्टी में मर्जर किया है क्या उन्होंने? अपनी एंटिटी बनाकर एक सरकार बनाने में आपकी मदद कर रहे हैं, उसमें कुछ प्रो को तो कुछ होगा ना, अपनी राजनीति भी तो कुछ करेंगे ना उसमें वो। क्योंकि 10-12% जो माइनॉरिटी है, वोट है आंध्र प्रदेश में, उसको क्या वो अकेला छोड़ देंगे? क्योंकि उनको आपके साथ मिलकर सत्ता मिल गई है आंध्र प्रदेश में, या केंद्र में मिल गई है। आंध्र प्रदेश में तो एक अच्छी चीज है कि चंद्रबाबू नायडू को बीजेपी की जरूरत ही नहीं है। वहां 172 में 132 नायडू का अकेले, बीजेपी 8 है, उनके बगैर चंद्रबाबू नायडू 2/3 है। ये एक अच्छी चीज भी है, ये अच्छी चीज है, क्योंकि चंद्रबाबू वो आंध्र प्रदेश में वैसे हैं जैसे पहली 2 सरकारों में मोदी जी हुआ करते थे। कोर पार्टी के पास मेजॉरिटी है, उसको अलायंस की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो अलायंस चला रहा है। तो अलायंस का दिखावा भी है, लेकिन है एक छत्र राज। बड़ी खूबसूरत सी सिचुएशन है। लेकिन अब वो व्हील फुल सर्कल हो गई। अब केंद्र में वही स्थिति हो गई, वही इक्वेशन हो गई चंद्रबाबू और वाजपेयी के बीच में, जो वाजपेयी बीच में थी, वो वही स्थिति मोदी जी और चंद्रबाबू के बीच में हो गई। दैट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ ही इज सपोर्टिंग अ वीकेंड प्राइम मिनिस्टर। पर पहले के मुकाबले तो वीकेंड है ना मोदी जी, तो फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ वो सपोर्ट कर रहा है। तो एक सवाल मैं जरा समझना चाहता हूं। देखिए, हम सब लोगों का कंसर्न है कि देश में जिस ढंग से हिंदू मुस्लिम राजनीति हो रही है, जिस ढंग से प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 1-1.5 महीने में पहले दौर के बाद से जिस ढंग से अल्पसंख्यकों को टारगेट किया, मुसलमानों को घुसपैठिया और ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले, और मुस्लिम आरक्षण के नाम पर न जाने क्या क्या कहा, तो एक ऐसी स्थिति में एक ऐसा घटक दल अगर मोदी की सत्ता का साझेदार है, जिसके बिना, जिसकी बैसाखी के बिना वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, तो एक इसका सकारात्मक तो दिख सकता है कि कोई तो है जो वहां नट बोल्ट टाइट कर सकता है। क्या आप ऐसी बातें नहीं कर सकते? क्योंकि कल को ये फिर काशी मथुरा करने लगेंगे। तो ये बात तो नायडू की दखलंदाजी ऐसे में आप देखते हैं या नहीं? मैंने आप मेरे आर्टिकल का हवाला दे रहे हैं। मैं नॉर्मली अपना आर्टिकल डिस्कस नहीं करता हूं, लेकिन यू आर अ फ्रेंड और इट्स अ प्लेजर टू हियर समथिंग गुड अबाउट व्हाट यू राइट फ्रॉम अ फ्रेंड। देखिए, मैंने उसमें लिखा है, जब वो गया था 2004 में, जब मोदी जी के पास 1999 में चला गया था अटल जी के साथ, चंद्रबाबू नायडू, तो आई सेड हाउ कुड यू डू दिस, इट्स अ पैराडाइम शिफ्ट आइडियोलॉजिकली। तो इसने अंग्रेजी में मुझे बोला, आई ओ यू एन एक्सप्लेनेशन। वो डिटेल मैंने नहीं लिखी है। कहता आई ओ यू एन एक्सप्लेनेशन व्हेन आई रीच हैदराबाद, और जा रहा था प्लेन पकड़ने, आई विल कॉल यू फ्रॉम देयर। अच्छा, उन दिनों अजीत मेरे पास पुष्पक स्कूटर होता था, मैं हैदराबाद हाउस से वो पुष्पक स्कूटर स्टार्ट करके अपने दफ्तर की तरफ जा रहा था, कस्तूरबा गांधी मार्ग। तो फोन आ गया, और लकीली उस जमाने में क्योंकि मैं डिप्टी चीफ ऑफ ब्यूरो था, मेरे पास मोबाइल फोन था, बड़ा सा होता था उन दिनों। तो मैं गाड़ी खड़ी कर दी अपनी, तो ये लाइन पे आ गया कि यू नो आई एम ड्राइविंग टू द एयरपोर्ट एंड देयर इज नोबडी विद मी, आई कैन नॉट। कहते हैं देखो, ऐसा है कि सिकंदराबाद में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, लोगों ने अटल जी के फेवर में प्रदर्शन निकाला, और माय पीपल इन आंध्र प्रदेश वांट टू सी हिम एज प्राइम मिनिस्टर। और मुझे ये जो सेंटीमेंट है, पब्लिक सेंटीमेंट, उसमें शरीक होना, उसमें एक स्टेक लेना है। क्योंकि अगर मैं
नई स्टेट लूंगा तो मैं अपनी स्टेट में रेलेवेंट हो जाऊंगा, और मैं अपनी स्टेट में रेलेवेंट हो गया तो फिर केंद्र में कैसे रेलेवेंट रहूंगा। पर कहता, मैं एक बात तुम्हें बताता हूं, आई विल बी ए रेस्ट्रेनिंग इन्फ्लुएंस ऑन देम। तो वो कितना सुंदर शब्द है, रेस्ट्रेनिंग इन्फ्लुएंस। बिल्कुल। हिंड्रेंस नहीं, इंपेडिमेंट नहीं, रेस्ट्रेनिंग इन्फ्लुएंस। बहुत रेस्ट्रेनिंग बढ़िया। इन्फ्लुएंस ये है कि भैया, रेस्ट्रेनिंग इन्फ्लुएंस वो है कि आप जल्दी में सड़क क्रॉस कर रहे हो और कोई आदमी कहते भैया आहिस्ता चलो, जीब्रा क्रॉसिंग ले लो। ये भारतीय जनता पार्टी को जीब्रा क्रॉसिंग दिखाएगा और कहेगा आहिस्ते से करो जो करना है, जो अभी तक नहीं हो रहा उस तरफ से। सड़क के बीच से सड़क के क्रॉस भागने की कोशिश हो रही है। मैं मेटाफोरिकली बात कर रहा हूं, अपेक्षा करता हूं मैं कि समझ रहा हूँ, दर्शक भी समझ रहे समझ होंगे। हाँ, बिल्कुल समझ रहे होंगे, क्योंकि बात वही है ना कि जब आप ऐसा माहौल देश में क्रिएट करते हो, अब बहुत सारे सवाल आएंगे, चाहे यूसीसी को लेकर हो, चाहे वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर हो। यूसीसी तो समझो आउट है, आउट है, ठीक है, ये मुझे भी यही लगता है। तो एक बड़ा जो एजेंडा है नेक्स्ट 5 इयर्स जो होता, अगर मोदी 272 पार और 300 पार होते तो वो बहुत सारे एजेंडे बैक बर्नर पर जाएंगे। तो आपके हिसाब से क्या क्या हो सकता है? एक यूसीसी, देखिए ऐसा जो बीजेपी का सोशल एजेंडा है ना, जो हमेशा मेरी नजर में इनके इकोनॉमिक एजेंडा के कॉन्फ्लिक्ट में रहा है। मैं इसलिए कहता हूं कि जो सोसाइटी इज नॉट एट पीस विद इटसेल्फ, उसमें कौन आके इन्वेस्टमेंट करेगा बाहर का आदमी उस देश में। तो जो सोशल एजेंडा है बीजेपी का, वहां पर विरोधाभास है, इकोनॉमिक एजेंडा पे नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि चंद्रबाबू तो, एस.एम. कृष्णा और चंद्रबाबू, ये तो फर्स्ट जनरेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म के फेसेस हैं। बिल्कुल, उस समय तो सीईओ ऑफ आंध्रा कहा जाता था विनोद जी, हम लोग को याद है, रिपोर्टर थे हम लोग। 40% रेवेन्यू बढ़ा उस वक्त आंध्र प्रदेश का और 42% कर्नाटक का बढ़ा। लेकिन बदकिस्मती से 2004 में दोनों इलेक्शन हार गए। तो ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के फेसेस हैं। और इसने मुझे कहा कि मेरे से गलती ये हुई कि जो हमने पैसे कमाए फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म से, वो मैंने सारे आंध्र प्रदेश, हैदराबाद को खूबसूरत बनाने में, उसको साइबर कैपिटल बनाने में लगा दिए, और मैंने देहातों में पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, एंड आई हैड टू पे अ प्राइस फॉर दैट। तो ये आदमी वो इल्म लेके आ रहा है, ये इनको भी बताएगा। इन्होंने भी इसी कारण से हार झेली है। जो देहातों में बेरोजगारी है, जो महंगाई है, जो पेपर लीक हो रहे हैं, जो यूथ जो बहुत अपसेट है, वो सब सिखा देगा ये उनको, क्योंकि ये तो खुद सीखा हुआ हार के। हार से बड़ा टीचर कोई नहीं है, अगर आप उससे कुछ सीख लें तो इसलिए दे आर लकी। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री लकी हैं, बीजेपी लकी है कि उनके पास ये ऐसा एक अलायंस पार्टनर है। ये तो बल्कि ऐसा है कि इसका इस्तेमाल तो आप दूसरों को आश्वासित करने में भी कर सकते हैं, और यही काम नीतीश जी भी कर सकते थे। लेकिन नीतीश जी, मैं समझता हूं आप थोड़ा क्रॉस शॉट बहुत खेल रहे हैं। उनका जो डिफेंस मैकेनिज्म था, जिस तरह से वो स्ट्रेट बैट ऑफर करते थे गावस्कर की तरह पहले, वो उसमें थोड़ी गड़बड़ है। अब आखिरी सवाल, मैं तो इसको एक देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, मीडिया के लिए, विपक्ष के लिए, सबसे जनता के जनादेश को बहुत बेहतर मानता हूं कि ऐसी स्थिति में मोदी की सरकार है, या ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री तीसरी बार वो बन रहे हैं, जहां बहुमत से 32 कम है, और जहां चंद्रबाबू नायडू एक तरफ, नीतीश दूसरी तरफ है, और जहां बहुत सारी ऐसी बातें, मैं नीतीश को भी थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए कहूंगा कि अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर, चाहे ऐसे और मुद्दे पर, बहुत सारे मुद्दे पर वो बीजेपी को बेलगाम होकर उटपटांग फैसले करने से वो भी अड़चन लगाएंगे, जो पहले उन्होंने लगाया है। देखिए, बात यह है, सबसे पहले जो राहुल गांधी उधर ये कह रहा है मैं एक्सरे कराऊंगा, एक्सरे कराऊंगा, वो एक्सरे की शुरुआत तो नीतीश जी ने की बिहार में तो एक्सरे करवा चुके हैं ना वो। तो मैं ये मानता हूं कि नीतीश कुमार जो है वो कुछ मामलों में अडिग है, और वो नहीं चाहेगा कि कोई भी धर्म के नाम पर कोई भी ऐसा काम किया जाए जिससे कि कुछ एक सोशल ग्रुप्स जो है वो उत्तेजित हो जाएं या एलिनेट हो जाएं। और उसका एक बड़ा उसका
कॉन्स्टिट्यूंसी, बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसकी बिहार में, जहां पर वो उसकी अपने आप को उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में गिनते हैं, वो अपने सपोर्टर में गिनते हैं, और उनको वो एलिनेट नहीं कर सकते। और ये बात याद रखनी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी। देखिए, जब तक एक दूसरों के कंसर्न से, लेजिटिमेट कंसर्न से आप संवेदनशील नहीं रहेंगे, तो आप मिलीजुली सरकार नहीं चला सकते, ना बना सकते। तो मेरा ये मानना है कि सरकार बनाना जो कोलिशन होता है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट शेयरिंग पावर, इट इज ऑल्सो अबाउट शेयरिंग दी प्रॉब्लम्स ऑफ ईच अदर। ये डिप्लोमेसी में भी होता है। कई बार डिप्लोमेसी में एक मुल्क दूसरे मुल्क को बोल देता है कि अगर मैं ये फैसला आपके दबाव में ले लूंगा तो मेरी सरकार ही नहीं रहेगी, तो आप किससे बात करोगे उसके बाद? और फिर मान जाते हैं जो मुल्क जिनको ये बताया जाए, कि मान जाते हैं वो कि ठीक है, थोड़ा और समय ले लो। जब ये डिप्लोमेसी में होता है, दो मुल्कों के बीच में होता है, तो दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, दो कोalition पार्टनर्स के बीच में क्यों नहीं हो सकता? विनोद जी, ये बताइए, जैसे 2014 में मोदी आए 282 सीटें, 2019 में आए 303 सीटें, तो ठीक है, गठबंधन के घटक दलों को कुछ मंत्रिमंडल में उनको बर्थ मिला, अरविंद सावंत जैसे सेना से थे, या हरसिमरत कौर, या अलग अलग जो भी, हालांकि धीरे धीरे सब बाहर गए क्योंकि उन सबकी कोई हैसियत नहीं रही मोदी की सरकार में। तो इस बार आपको लगता है कि मोदी अपने फितरत के अगेंस्ट जाकर, चूंकि मजबूर हो गए हैं, वो अकोमोडेटिव होंगे? देखिए, अपनी भाई उनकी जो भाषण था उसमें उन्होंने बड़े कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस दिए हैं। हाँ, सर्वमत की सरकार, इस बार उन्होंने कहा, एक नया शब्द इस्तेमाल किया। हाँ, लेकिन ये सब कहा उन्होंने, लेकिन वो विपक्ष को अटैक करते रहे। देखिए, मैं समझता हूं कि विपक्ष को मनाना और उससे अपने काम में मदद लेना, ये मैं जो नरसिम्हा राव के कार्यकाल में हुआ उससे सीखना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री। नरसिम्हा राव ने तो अटल जी को यूनाइटेड नेशंस भेज दिया था भारत की पैरवी करने के लिए कश्मीर के मुद्दे पे। इस देश में बहुत कुछ करने की प्रतिभा है, पर उस प्रतिभा को पनपने दो, उस पर प्रतिबंध मत लगाओ। Let 100,000 flowers bloom. Let all good men come to the aid of the party and the country. करने दो भाई। ये और एक सीख और भी है। चक दे इंडिया में लड़कियों को सिखाया था ना शाहरुख ने, कि गोल बना के करो, सिर्फ अपने लिए मत बनाओ गोल, टीम के लिए बनाओ, टीम के जरिए बनाओ। टीम स्पिरिट जरूरी है। हाँ, एक दूसरे को सही जगह पे, पोजीशन पे खेल रहा है तो आप समझ जाइए कि गोल पे गोल दागेगा इंडिया। लेकिन उसके लिए जो कोच है उसको, कैप्टन को सही दिशा दिखानी होगी। और पता नहीं कोच कौन है, हो सकता है नागपुर वाले कोच है, हो सकता है वो शायद बता दें। लेकिन क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं, उनका नाम ले रहा हूं, क्योंकि इस बीजेपी के भीतर तो कोई नेता मैं नहीं समझता ऐसा है जो कोई सलाह दे सकने की क्षमता रखता हो या उसमें हिम्मत हो। लेकिन ये हिम्मत जुटानी पड़ेगी। अब आखिरी सवाल के हित में, हाँ सॉरी, पूरी करिए बात। अपनी पार्टी के हित में और देश के हित में और सरकार के हित में। आखिरी सवाल विनोद जी, इस जनादेश का टेक अवे क्या है? सबके लिए है। देखिए, बात यह है, ऑपोजिशन स्पेस एक्सपैंड हो गई है और जो रूलिंग पार्टी की परनिशियसली जो बड़ी ब्रूट मेजॉरिटी थी वो राइट साइज हो गई है। पावर को राइट साइज करना हमेशा जरूरी होता है। पावर राइट साइज हो गई है और ये वही सरकार है जो मोदी जी के सेंटिमेंट के हिसाब से चल सकती है, जो उन्होंने शुरू में एक्सप्रेस किया था, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है वो कोलिशंस के जरिए ही चलता है। ये है ना नमूने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के, जिनकी हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, जो कोलिशन पार्टनर्स हैं। और फेडरलिज्म के चलते देश ज्यादा मजबूत हुआ है, क्योंकि पहले जो अलगाववादी होते थे उनको केंद्र में स्टेक मिल गया। दे डेवलप्ड अ स्टेक इन द सर्वाइवल ऑफ द सेंटर।
और जब वो स्टेक मिल गया तो जुट गए सेंटर को बचाने में, सेंटर के साथ अपना कंधा मिलाने में। तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इस सिस्टम के जरिए बेस्ट चलता है, और कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी इस सिस्टम के जरिए बेस्ट चलेगा, क्योंकि आप दोनों को आर्थिक मदद दो और आंध्रा और बिहार को बोलो कि जो बेटर परफॉर्म करेगा उसको हम और देंगे, वरना नहीं देंगे। आखिरी आखिरी सवाल कई बार रिपीट हो जाता है, लेकिन ये आखिरी है वाकई। क्या ऐसा है जो प्रधानमंत्री मोदी अब नहीं कर पाएंगे, जो वो करने की उनकी आदत रही, यूनिलैटरल डिसीजन? अब वहां अगर मैं कहता हूं लिबर्टी लेके, क्या किस पर लगाम लग जाएगी? क्या वो नहीं कर पाएंगे अगले 5 साल? डिमोनेटाइजेशन नहीं कर पाएंगे जैसे पहले किया था, नहीं कर पाएंगे। जो 3 लॉज जिस तरह से पास किए थे अब नहीं कर पाएंगे किसानों वाले। 2 ही एग्जाम्पल बहुत है। मथुरा काशी भी शायद नहीं कर पाएंगे अब, जो एजेंडा सेट कर रहे थे। देखिए, जो 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 संदेशा आया है उत्तर प्रदेश से, उसके चलते तो सबको विचार करना चाहिए गंभीरता से कि हर स्लोगन का, हर पॉलिटिकल टैक्टिक्स का लिमिटेशन होता है, उसकी लॉन्जेविटी होती है, उसकी एक लाइफ होती है, एक्सपायरी टाइम होता है उसका। मैं समझता हूं कि अब इस देश को मंदिरों मस्जिदों के मसलों में ना उलझाएं। इस देश में जो कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी जो पंडित जी कहा करते थे, जो पब्लिक सेक्टर है, अब वो तो नहीं है आप, लेकिन फिर भी और भी कई तंजीमें हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं which can help India reach the commanding heights of the economy। अगर आपको तीसरी बड़ी शक्ति बनना है, आर्थिक शक्ति इस देश में बनना है, तो आपको इस पूरे देश का जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको एकजुट करके उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका ह्यूमन रिसोर्स है, आपकी पॉपुलेशन है आज के दिन, और जो आप अच्छी लेबर चीप दामों पे दे सकते हो, जिसके चलते आपके एक्सपोर्ट गुड कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं, ये सब आपको करना पड़ेगा। और सही में गरीबी से लड़ो, और ये 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देके मत कहो कि हमने गरीबी हटा दी है। और जो हमने जो इकोनॉमी बनानी है, इट कैन नॉट बी अ जॉबलेस इकोनॉमी, इट हैज टू बी अ जॉब जनरेटिंग इकोनॉमी। किसी भी सेक्टर में वो जॉब जनरेट हो रहे हो, फॉर्मल सेक्टर में, इनफॉर्मल सेक्टर में, वो जॉब जनरेशन जरूरी है। क्योंकि देखिए, यूपी का मैसेज क्या है? नौकरी, शिक्षा, सही तरीके से अपॉर्चुनिटी। यूपी के मजाक चलता था, भाई बिहार के बच्चे तो आईएएस बनना चाहते हैं, यूपी के बच्चे पन्ना प्रमुख बनना चाहते हैं। अब ये तो किसी भी प्रांत के लिए शान में गुस्ताखी है ना। यूपी के पास अपार टैलेंट है। यूपी लेड द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। यूपी के पास इलाहाबाद यूनिवर्सिटी थी, जो एक जमाने में सेंट स्टीफन की तरह थी। बीएचयू है। ज्यादातर आईएएस ऑफिसर्स इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या बीएचयू के होते थे। बड़े बड़े प्रोफेसर बीएचयू के थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के थे। गोपी अरोड़ा के जो प्रोफेसर थे, जीसी पांडे, उनसे मिला था जब वो बना था प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो प्राइम मिनिस्टर, और मैं उनसे इतना प्रभावित हो गया। मैं कहा जी, वो कितने आपके हाथों से स्टूडेंट निकल गए हों, लेकिन ये गोपी अरोड़ा कैसे आपका फेवरेट स्टूडेंट बन गया? तो मैंने, वो कहते हैं कि देखो, हमारा एरिया ऑफ इंक्वायरी एक ही था मॉडर्न हिस्ट्री में, क्या, द रोल ऑफ आइडियाज इन द बोल्शेविक रेवोल्यूशन। ऐसे ऐसे लोग थे। और गोपी अरोड़ा के बारे में मशहूर था कि अगर कोई एक आईएएस अफसर है जिसको आप कहो कि आप एक पेपर बना के दो हमको ऑन द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इस्लाम, तो कहता वो बंदा बना के दे देगा आपको। एन इकोनॉमिक पॉलिसी विच इज एट पीस विद इस्लामिक टेनेंट्स, जिसमें वो नहीं लेना, ब्याज नहीं लेना है एंड ऑल दैट। वो ब्याज की जगह उसको मार्कअप बोल देते हैं एंड ऑल दैट। ये सब बातें कि वो बंदा बना सकता है। तो ये ऐसी सी हमारे पास अपार संपदा है, विद्युता है इस देश में, टैलेंट है, जवान लड़के हैं, लड़कियां हैं,
तो उनका इस्तेमाल भरपूर हाँ, जब ही ये होगा ना खाली जब मिलजुल के काम करेंगे। डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलने से और 65 करोड़ लोग हमारे युवा हैं, ये सब बोलने से नहीं होगा। अगर उनको जय श्री राम में मंदिर मस्जिद में उलझा यही तो रहे कह हैं, रहा हूँ, पन्ना प्रमुख त्रिशूल बना लेकर और दोगे, पटका पहनाकर, भगवा भाई पहनाकर हनुमान, और नारेबाजी हाँ, में। नहीं झंडा लगा दोगे हनुमान जी का या भगवान राम का उनके टू व्हीलर्स में, और वो, और आप देखिए, मुझे ये, मैं किसी की आस्था को हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन बताया जा रहा है कि हजारों पेड़ काटने की प्लान है, कि एक रूट बनाना है, रिलीजियस रूट बनाना है, यहाँ से कुछ लोग निकलते हैं, वहां पर कावड़िया लोग निकलते हैं, उनकी आस्था को नमस्कार। लेकिन जब तक हम भगवान की बनाई हुई दी हुई चीजों को हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, नेचर को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो हमारी जो ईश्वर के प्रति आस्था है वो मैं समझता हूँ सही नहीं है। अरे उनके बनाए हुए तोहफों को तो हम सही तरह से रख लें, जो हमको मिले हैं ये कुदरत की तरफ से, ईश्वर की तरफ से। चलिए, बहुत अच्छा लगा विनोद शर्मा जी, और इसलिए आज मैंने सोचा कि पैनल डिस्कशन की बजाय आपसे 1-to-1 थोड़ी बात की जाए विस्तार से। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत थैंक शुक्रिया यू विनोद जी। और चूंकि आप दोनों को बहुत करीब से जानते हैं एक पत्रकार के तौर पर, इसलिए बहुत मैं फिर सारा कहना चाहता हूँ कि दोनों को मेरी बेस्ट विशेष है, और नीतीश जी सुनेंगे तो बुरा नहीं मानेंगे, मैं बासियत छोटा भाई मित्र बोल रहा हूँ। आपकी लंबी आयु की कामना करता हूँ, आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आपका योगदान सबसे बढ़िया होगा ये सरकार चलाने में। हमें अच्छी सरकार चाहिए, सबका ध्यान रखने वाली सरकार चाहिए। हाँ, सिर्फ नारा नहीं चाहिए कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। विश्वास भी चाहिए जिसमें लगे जी, कि देश के अगर 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं तो उसमें 20 करोड़ मुसलमान उससे बाहर निकालकर उस पर बात नहीं हो सकती। तो लगे कि ये 140 करोड़ लोगों का देश है और उसकी सरकार है। देखिए, अगर आपने विकास सबका करना है तो किसी भी समुदाय को उस प्रक्रिया से आप निकाल नहीं सकते। एक बार एक बड़े नेता ने, वो मुस्लिम नेता ने मुझे कहा कि दे से दैट ये सबका विकास करना चाहते हैं, लेकिन हमें उस विकास में भागीदारी नहीं देना चाहते, इसलिए हमको टिकट नहीं देते इलेक्शन लड़ने के लिए। ये अहम सवाल है, विचारणीय नहीं, ये सवाल है, और ये इस पे विचार करना चाहिए ऐसे सवालों पे। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, बहुत अच्छा लगा बातचीत करके। बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों को भी बाय बाय। नमस्कार। शुक्रिया, नमस्कार।